वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। वीडियो एग्जाम स्पेशल राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है वो इस सेशन में हम देखने वाले हैं साथियों। जैसे कि आपके राजस्थान की अर्थव्यवस्था का जो टॉपिक दे रखा है 30 नंबर का, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो वहाँ से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, वो आर्थिक समीक्षा से ही पूछे जाएंगे। ये आपको मैं पहले बता देता हूँ। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आर्थिक समीक्षा है वो राजस्थान की एक ही क्लास के अंदर है वो खलास करने वाले हैं। 1 घंटे के अंदर है वो पूरी आर्थिक समीक्षा है वो आपके सामने में है वो साथियों रखने वाला हूँ। बस आप है वो लगातार लास्ट तक है वो बने रहना। विश्वास दिलाता हूँ अगर आपने लास्ट तक इस क्लास को देख ली तो आपके अंदर आर्थिक समीक्षा के जो जितने भी डाउट हैं, जो भ्रम है, आपको डर लग रहा है, वो सभी दूर हो जाएंगे और आपके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा और एग्जाम हॉल में आपका क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। ये आपको मैं पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं तो देखिएगा। इसके अंदर हम लगभग 14-15 टॉपिक है वो देखने वाले हैं। जीएसडीपी देखेंगे, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसके अंदर यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद। एनएसडीपी यानी कि नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। पीसीआई यानी कि पर कैपिटल इनकम, होल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, निर्यात, खनिज, पर्यटन, परिवहन और एसडीजी इंडेक्स। ये लगभग इसके अंदर 14 जो टॉपिक है वो हम देखने वाले हैं साथियों। और विश्वास दिलाता हूँ आपके 100% है वो हूबहू पर्सन है वो आपको देखने को मिलेंगे और एग्जाम हॉल में गलत नहीं होगा। बस आप है वो लास्ट तक है वो बने रहिएगा। और इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर है वो मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का। वहाँ से इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप है वो उसका रिवीजन भी कर लेना। और क्लास वास्तव में आपको अच्छी लगे तो क्लास को वो लाइक करना और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने छोटे बड़े भाई बहनों को वो शेयर करना है। और पहली बार अपने परिवार के साथ जुड़े हैं तो राजस्थान स्टडी नंबर वन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली अपनी करंट अफेयर की क्लास आती है जो सबसे जानदार और शानदार क्लास है वो साथियों रहती है। और इसके अलावा साथियों अगर आपको लग रहा है कि राजस्थान का करंट अफेयर्स है वो हमारे तैयार नहीं है, तो इसके अंदर साथियों आपको बता दूं जनवरी से सितंबर तक का राजस्थान का करंट अफेयर्स मात्र 41 रुपये के अंदर मिलेगा। इसी के अंदर आपको राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, राजस्थान का बजट, राजस्थान की वन रिपोर्ट नवीनतम और राजस्थान की 25 नवीनतम फ्लैगशिप योजना और एग्जाम में आए हुए राजस्थान करंट अफेयर्स के 9 महीने के करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो आपको एक साथ वो यहाँ पर मिलेंगे। तो ये 41 रुपये के अंदर है वो साथियों आपको मिलेंगी। तो अगर आपने 5-7 दिन ये मतलब इस तरह से मैंने इस बुक को तैयार किया है, बहुत से साथियों ने है वो वास्तव में इसका रिव्यू भी बड़ा ही शानदार दिया। मेहनत है वो पसंद आ रही है हमारी। और आप है वो 4-5 घंटे के अंदर भी इस ई बुक को वो पूरी को कंप्लीट है वो पढ़ सकते हैं। इस तरह से इसको है वो मैंने डिजाइन है वो किया है शॉर्ट और स्मार्ट तरीके से। जिस तरीके से मैं आपको आर्थिक समीक्षा करवाने वाला हूँ 1 घंटे के अंदर, तो उस तरह से आप वो इसको 4-5 घंटे में इस पूरी ई बुक को आप पढ़ सकते हैं। इसका प्रिंट निकलवा कर, तो आपका है वो अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा और क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। आपको कुछ नहीं करना, इस ई बुक को लेने के लिए क्यूआर कोड दे रखा है। इस क्यूआर कोड को है वो आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद में मात्र 41 रुपये का आपको है वो पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद में टेलीग्राम ID @dipu410999 पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद में ई बुक आपको तुरंत भेज दी जाएगी साथियों। तो यह ई बुक आप जरूर लीजिएगा। पूरे 9 महीनों का यानी सितंबर तक का करंट अफेयर है वो आपके सामने यहाँ पर है वो प्रोवाइड वो करवाया जाएगा। और ये अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी अपडेट वगैरह है वो आप पर यहाँ पर आपको शेयर कर दी जाती है। अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25, जो यहाँ से क्वेश्चन आपके है वो साथियों भर भर कर पूछे जाएंगे। तो ये अपनी ई बुक है साथियों। ये जो मैंने आपको ई बुक के बारे में बताया उसी ई बुक में आपको मिल जाएगी पूरे 9 महीने का करंट अफेयर, आर्थिक समीक्षा, बजट और फ्लैगशिप योजना और वन रिपोर्ट वगैरह सब कुछ इसके अंदर वो समाहित है। ठीक है, तो हम जो अपनी किताब है ई बुक है उसके अंदर हम देखने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी। ठीक है, जीएसडीपी हम देखने वाले हैं, जबकि देश के अंदर हम जीडीपी देखते हैं। आपको पता होनी चाहिए। और जीएसडीपी क्या होती है साथियों, अगर इसको परिभाषित करें तो यानी कि अपने राज्य की सीमा के अंदर 1 वर्ष के अंदर उत्पादित अंतिम मूल्य है वो क्या है साथियों, जीएसडीपी है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सब कुछ पता है। अब आपको क्या क्या याद करना है, कौन सी डाटा याद करने, वो जो मैं बताता चलता हूँ। आप है वो नोटबुक भी आपके पास में होनी चाहिए। मैन है वो आंकड़े आपको याद है वो लिखने हैं साथियों। ठीक है, तो देखिएगा जीएसडीपी की अगर बात करें तो स्थिर मूल्य पर, स्थिर मूल्य का जो अपना आधार वर्ष है वो क्या है 2011-12 है। तो स्थिर मूल्य 2011-12 पर अगर देखें तो राजस्थान का जो जीएसडीपी ये अपना 9,06,294 करोड़ रुपए अनुमानित है। जिसमें अगर बात करें तो वर्ष 2023-24 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि है वो यहाँ पर
देखी गई है, तो 7.82% की वृद्धि है वो यहाँ पर अनुमानित है साथियों। और देश में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.90%, ये आंकड़ा आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो यानी कि अपने राजस्थान की जो जीएसडीपी है वो देश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसका कितना प्रतिशत है, तो ये 4.9% है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला डाटा तो आपको ये नोट करना है, ठीक है। तो देश की जीडीपी का है वो राजस्थान की जीडीपी स्थिर मूल्य पर कितनी है, 4.9% है। इसके बाद में देखिएगा प्रचलित मूल्यों पर है वो 17,04,339 करोड़ रुपए अनुमानित है। ये अगर आपको डाटा याद न भी हो तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको वो 1704 याद रखने हैं, ठीक है। वर्ष 2023-24 की तुलना में वृद्धि की अगर बात करें तो 12.02%, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। तो यहाँ से ये क्वेश्चन है वो पूछा भी गया है साथियों आरपीएससी के द्वारा, और अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर बात करें तो पिछले वर्ष की तुलना में प्रचलित मूल्य पर है वो अपनी जीएसडीपी की जो वृद्धि दर वो कितनी है, तो वो है साथियों 12.02% है। और देश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का है वो प्रचलित मूल्य पर राजस्थान की जीएसडीपी कितनी है, 5.26% है। स्थिर मूल्य पर 4.90% है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 5.26%, इस डाटा को आपको दिमाग में फिट है वो कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में ये अपने भारत की आप देख सकते हैं, अखिल भारत का सकल राज्य घरेलू उत्पाद अगर जीडीपी की अगर बात करें तो भारत की जीडीपी की अगर बात करें तो कितनी वृद्धि हुई है, ये वृद्धि आपको ध्यान रखनी है 6.4% की, और प्रचलित मूल्य पर है वो 9.7% की वृद्धि है वो यहाँ पर अनुमानित है वो की गई है। अब बात करते हैं शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। तो राजस्थान की जो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद यानी एनएसडीपी की अगर बात करें, यानी नेट जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें स्थिर मूल्य की बात करें तो स्थिर मूल्य, क्योंकि हमने क्या देखा था साथियों, 9 लाख कुछ देखा था, तो यहाँ पर 7,96,352 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो वर्ष 2023-24 की तुलना में 8.03% की वृद्धि है वो यहाँ पर देखने को मिली है। तो यहाँ पर स्थिर मूल्य पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर कितनी है, तो साथियों 8.04% है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन है वो आप है वो कर लीजिएगा साथियों, ठीक है। तो ये आप है वो देख सकते हैं। उसके बाद में अगर बात करें शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में प्रचलित मूल्य की अगर बात करें तो वहाँ पर 17 लाख कुछ था, तो यहाँ पर प्रचलित मूल्य पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें तो 15,24,950 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 की तुलना में वो कितने वृद्धि है, वो 12.23% की वृद्धि है, 12.23% की वृद्धि है वो देखने को वो साथियों यहाँ पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के अंदर वो मिली है, ठीक है। तो अपने अगर जीएसडीपी की जो प्रचलित मूल्य पर वृद्धि दर पूछे तो 12.03% है वो आपको याद रखना है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये 12-23% है। उसके बाद में यहाँ पर इस बार है वो साथियों क्या हुआ है कि जिला के अकॉर्डिंग भी है वो यहाँ पर जीडीपी है वो जारी की गई है। तो स्थिर मूल्य 2011-12 मूल्यों पर सकल जिला घरेलू उत्पाद हम देखें तो आपको और कुछ आंकड़ा याद नहीं करना है, आपको इतना ध्यान रखना है कि जो सकल जिला घरेलू उत्पाद के अंदर पहले स्थान पर कौन सा है, जयपुर जिला है। पहले स्थान पर कौन सा जिला है, जयपुर है, 2 नंबर पर अलवर है, 3 नंबर पर जोधपुर और 4 नंबर पर अजमेर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बस इतना डाटा है वो आपको याद रखना है। सकल राज्य जो अपना जिला घरेलू उत्पाद है उसके अंदर पहले स्थान पर जयपुर है, 2 नंबर पर अलवर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें आगे देखिएगा, ये स्थिर मूल्य पर हमने देख लिया जयपुर जिला है। तो वैसे ही प्रचलित मूल्य की अगर बात करें तो प्रचलित मूल्यों पर सकल जिला घरेलू उत्पाद की बात करें तो 1 नंबर पर जयपुर है और वहीं अलवर है। तो ये जयपुर अलवर आपको याद रखना है, पहले स्थान पर जयपुर और दूसरे स्थान पर अलवर है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछने की संभावना है साथियों। तो प्रचलित मूल्य पर सकल जिला घरेलू उत्पाद की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका है, जयपुर का है, और 2 नंबर पर है वो अलवर है, ठीक है। ये डाटा आपको याद रखने हैं। उसके बाद में बात करते हैं सकल राज्य मूल्यवर्धन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन है वो क्या पूछा जाएगा वो भी देखिएगा। तो स्थिर मूल्य 2011-12 पर सकल राज्य मूल्यवर्धन की अगर बात करें तो साथियों 8.22 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि पिछले वर्ष 2023-24 की तुलना में 6.29% की वृद्धि है वो यहाँ पर अनुमानित है वो की गई है, ठीक है। इसके अलावा आगे देखिएगा स्थिर मूल्य 2011-12 पर क्षेत्रवार योगदान, यहाँ से क्वेश्चन है वो अब पूछे जाएंगे, क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछे जाएंगे साथियों। तो यहाँ से स्थिर मूल्य के क्षेत्रवार योगदान की बात करें तो कृषि
कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो कितना है स्थिर मूल्य पर, आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कृषि क्षेत्र का स्थिर मूल्य पर वो 26.54% का योगदान है। किसका है, कितना, 26.54% है। उद्योग की बात करें तो 28.39%, यानी कि 28.39% है। और सेवा क्षेत्र का योगदान स्थिर मूल्य पर है वो साथियों 45.07% है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी कृषि का स्थिर मूल्य पर 26.54, उद्योग का है वो 28.39, और यहाँ पर सेवा क्षेत्र का है वो 45.07% है, वो यहाँ पर योगदान है। अब हम प्रचलित मूल्य की बात कर लेते हैं। तो प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू मूल्यवर्धन की अगर बात करें तो 15.70 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में जो है वो यहाँ पर 10.83% है, वो यहाँ पर अनुमानित है वो साथियों। अब यहाँ पर प्रचलित मूल्य की अगर बात करें तो देखिएगा यहाँ पर कृषि की बात करें तो वहाँ पर कितना था, 26.54 था कृषि का स्थिर मूल्य पर योगदान। तो यहाँ पर योगदान प्रचलित मूल्य पर वो 26.92% है, यानी कि वृद्धि हुई है कृषि के अंदर। और वहाँ पर उद्योग की बात करें तो उद्योग का वहाँ पर कितना था, 28 और 28.39% था, जो कि घटकर है वो साथियों 27.16% हो गया। तो यानी कि 28 स्थिर मूल्य पर कितना था, 28.39%, जो घटकर है वो कितना हो गया 27.16%। तो यहाँ पर अगर बात करें तो नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वृद्धि किस में देखने को मिल रही है, उद्योग में। और सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र 45.92% का योगदान है, जबकि वहाँ पर स्थिर मूल्य पर कितना था, तो 45.07% का योगदान था स्थिर मूल्य पर सेवा क्षेत्र का, और प्रचलित मूल्य पर है वो 45.92% का योगदान है। अगर बात करें अब क्वेश्चन ये आएगा कि सबसे ज़्यादा योगदान है वो किस क्षेत्र का है, तो सेवा क्षेत्र का है। 2 नंबर पर योगदान किसका है, उद्योग का है। और 3 नंबर पर योगदान है वो कौन से क्षेत्र का है, कृषि क्षेत्र का है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन है वो साथियों पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा अपना प्रति व्यक्ति आय देख लेते हैं। पर कैपिटल इनकम स्थिर मूल्य पे यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा भाई, अच्छे से है वो नोट डाउन कर लेना, दिमाग में बिठा लेना साथियों। स्थिर मूल्य पर 2011-12 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 96,638 रुपये। तो स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी राजस्थान की, 96,638 रुपये हैं। जबकि पिछले वर्ष 2023-24 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, 6.88% की वृद्धि हुई है, याद रखना। अब बात कर लेते हैं प्रचलित मूल्यों पर। तो प्रचलित मूल्यों पर अगर देखें तो कितनी है, 1,85,053 रुपये। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा स्टार। तो प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय राजस्थान की पूछे तो 1,85,053 रुपये हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 की तुलना में 11.04% की वृद्धि है वो देखने को मिली है। तो 11.04% की वृद्धि है वो साथियों इसमें देखने को मिली है प्रति व्यक्ति आय के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा अपने मोटिवेशन स्पीच, मेहनत करने से शरीर टूटे तो कोई बात नहीं, मेहनत करने से शरीर टूटे कोई बात नहीं, लेकिन माँ बाप के सपने नहीं टूटने चाहिए साथियों। तो आपको है वो मेहनत करनी है, दिन रात मेहनत करनी है, अपने सपने और अपने माता पिता के सपने को वो साकार है वो करना है। आपको वो हार नहीं माननी है जब तक सफलता आपके कदमों में न हो। अब हम साथियों इनका है वो वापस रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिएगा रिवीजन की अगर बात करें साथियों तो हमने क्या देखा था, 4.90%। ये क्या था, ये अपने स्थिर मूल्य पर जो देश की जीडीपी का है वो राजस्थान की जो जीडीपी है वो कितने प्रतिशत है, 4.90% है स्थिर मूल्य पर। जबकि प्रचलित मूल्य पर है वो राज्य जो अपना राज्य सकल घरेलू उत्पाद है वो देश का कितना प्रतिशत है, 5.26% है। उसके बाद में हमने 12.2% है वो क्या देखा था साथियों, तो याद रखना जो अपनी जीएसडीपी है राज्य सकल घरेलू उत्पाद है वो प्रचलित मूल्य पर उसकी वृद्धि दर कितनी है, 12.2% है। जबकि अगर बात करें साथियों शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के अंदर हमने देखा था कि जो स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर कितनी है, 8.02% है, और प्रचलित मूल्य पर है वो अपने शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर है वो 12.23% थी। उसके बाद में हमने क्या देखा था, सकल जिला घरेलू उत्पाद, जिसमें पहले स्थान पर जयपुर है और दूसरे स्थान पर अलवर है, स्थिर और प्रचलित दोनों के अंदर, याद रखना। और जोधपुर भी है वो तीसरे स्थान पर दोनों के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर हमने क्या देखा था साथियों, अपना योगदान देखा था किसका, कृषि का और उद्योग का, और इसके अलावा सेवा क्षेत्र का। किसका देखा था, सेवा क्षेत्र का।
तो कृषि का है वो साथियों स्थिर मूल्य पर कितना था, 26.54% था। जबकि उद्योग का स्थिर मूल्य पर कितना था, 28.39% था। और सेवा क्षेत्र का है वो 45.07% था, याद रखना। उसके बाद में हमने परिचित मूल्य की अगर बात करें तो 2654 से है वो कितना हो गया था, 26.92%। ठीक है, वृद्धि हुई है। जबकि जो उद्योग के अंदर 28.39% स्थिर मूल्य पर योगदान था, उसका परिचित मूल्य पर है वो साथियों 27.16% हो गया, यानी कि कमी हुई है। और इसके अलावा जो सेवा क्षेत्र का योगदान स्थिर मूल्य पर 45.07 था, जो परिचित मूल्य पर है वो साथियों कितना हो गया था, 45.92% है वो हो गया था। यह आपको ध्यान रखना है। तो ये डाटा आपसे एग्जाम में वो पूछे जाएंगे, याद रखने हैं। ठीक है, फिर हमने प्रति व्यक्ति आय देखी थी। तो प्रति व्यक्ति आय वो स्थिर मूल्य पर कितनी है, तो स्थिर मूल्य पर यह आपको याद रखनी है 96,638 रुपये हैं। ठीक है, जबकि प्रचलित मूल्य पर कितनी है, तो प्रचलित मूल्य पर है वो 1,85,053 रुपये है वो साथियों प्रचलित मूल्य पर है राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय। ये भी आपको ध्यान रखनी है। और प्रचलित मूल्य पर वृद्धि दर की वृद्धि जो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 11.04% की वृद्धि हुई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा अब अपना नेक्स्ट, अब देखिएगा स्थिर मूल्य पर जिला प्रति व्यक्ति आय। अब प्रति व्यक्ति आय इस बार वो साथियों जिला वाइज भी वो जारी की गई है। इसमें अगर देखें तो जिला प्रति व्यक्ति आय के अंदर पहले स्थान पर कौन है, अलवर है। देखिएगा सकल राज्य जिला घरेलू उत्पाद के अंदर पहले स्थान पर जयपुर था, 2 नंबर पर अलवर। जबकि प्रति व्यक्ति आय के अंदर है वो जिला के अंदर पहले स्थान पर अलवर है, दूसरे स्थान पर वो जयपुर है, और तीसरे स्थान पर राजसमंद, और चौथे स्थान पर भीलवाड़ा है। यह आपको ध्यान रखना है। ओनली इतना ही ध्यान रखना है आपको, नंबर जिले याद रखने हैं, ये आपको डाटा याद नहीं करने हैं। ठीक है, आगे देखिएगा परिचित मूल्य पर जिला प्रति व्यक्ति आय अगर आपसे पूछे तो प्रचलित मूल्य पर है वो साथियों अलवर है और भीलवाड़ा। तो यहाँ पर जयपुर था वो क्या हो गया, यहाँ पर अलवर आ गया। ठीक, भीलवाड़ा आ गया। ठीक है, तो अलवर तो एक स्थान पर ही है दोनों के अंदर, स्थिर में और प्रचलित के अंदर। लेकिन यहाँ पर स्थिर के अंदर जयपुर था, जबकि प्रचलित में 2 नंबर पर भीलवाड़ा आ गया है। यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन 1 नंबर आपको वो ज़्यादातर याद रखना है। उसके बाद में ये अपने भारत की प्रति व्यक्ति आय है। स्थिर मूल्य पर भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, क्योंकि आपसे कंपेयर पूछा जा सकता है। तो 1,12,000, मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। हाँ, अब देखिएगा, अब अच्छे से दिख रहा है ना। तो 1,12,358 रुपये है वो भारत की क्या है, स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय है। और प्रचलित मूल्य पर कितनी है, तो वो है 2,01,62 रुपये। ठीक है, अगर वृद्धि दर की बात करें प्रचलित पर तो वो 8.07% है, सॉरी 7% है, 8.7% है। जबकि राजस्थान की जो प्रचलित मूल्य कितना था प्रति व्यक्ति आय, तो आपको ध्यान रखना है 1,85,053। ठीक है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो 11.04% की वृद्धि वो देखने को मिली थी राजस्थान की जो अपने प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्य पर। जबकि भारत के अंदर है वो 8.7% है। तो भारत से वो ज़्यादा है, याद रखना। अब उसके बाद में अपना नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है सकल स्थायी पूंजी निर्माण, ये क्या है, तो देखिएगा प्रचलित मूल्य की अगर बात करें तो 2023-24 में सकल स्थायी पूंजी निर्माण है वो कितना था, 4,48,061 करोड़, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 29.45% है। कितना प्रतिशत है भाई, 29.45% है वो साथियों क्या है, इसका योगदान है। राज्य की सकल स्थायी पूंजी निर्माण में वर्ष 2022-23 की तुलना में 11.65% की वृद्धि हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है साथियों। तो यानी कि साथियों जो अपनी सकल स्थायी पूंजी क्या होती है, जैसे अपना फर्नीचर हो गया, भवन हो गया, ज़मीन हो गई, बिल्डिंग वगैरह, ये क्या है, ये अपने राज्य की सकल स्थायी पूंजी के अंदर आती है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा सकल स्थायी पूंजी निर्माण में वर्ष 2023-24 में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, निजी क्षेत्र का है। 78.27% आपसे पूछी जा सकती है। तो सकल स्थायी पूंजी निर्माण में सबसे ज़्यादा किसका योगदान है, तो निजी क्षेत्र का है साथियों। और सकल स्थायी पूंजी निर्माण में वर्ष 2023-24 में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान कितना है, तो ये 21.73% है। और बाकी 78.27% वो निजी क्षेत्र का योगदान है। यह आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद में अगर बात करें तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, सकल स्थायी पूंजी निर्माण में सर्वाधिक हिस्सेदारी निर्माण क्षेत्र की है। किस क्षेत्र की है? निर्माण क्षेत्र की है। उसके बाद में हम बात करते हैं थोक मूल्य सूचकांक की, यानी कि WPI। इसकी अगर बात करें तो यह सूचकांक व्यापक रूप से मूल्यों में उतार चढ़ाव को व्यक्त करता है। किसको क्या करता है? मूल्यों में उतार चढ़ाव को व्यक्त करता है साथियों। और ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन है वो बार बार पूछा भी जाता है। तो देखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य थोक स्तर पर मुद्रास्फीति को मापन करना है। तो मुद्रास्फीति का क्या करना है? मापन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह सूचकांक मासिक आधार पर जारी किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन एग्जाम में बहुत बार अधिकांश कर्मचारी चयन बोर्ड वो पूछ चुका है। तो थोक मूल्य सूचकांक है वो किस आधार पर जारी किया जाता है? तो यह सूचकांक मासिक आधार पर यानी हर महीने वो जारी किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक में केवल वस्तुएं शामिल की जाती है, अर्थात सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता। ये भी आपको नोट डाउन है वो दिमाग में कर लेनी है साथियों। तो थोक मूल्य सूचकांक में केवल वस्तुएं शामिल की जाती है, सेवाओं को शामिल है वो नहीं किया जाता। और अभी हाल ही में जो राजस्थान पुलिस एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था थोक मूल्य सूचकांक की कुल वस्तुएं। तो प्राथमिक वस्तुएं कितनी हैं? 75 हैं। विनिर्मित उत्पाद कितने हैं? 69 है। और ईंधनीय कितनी हैं? तो 10 है। इस तरह से टोटल मिलाकर वो 154 वस्तुएं हैं साथियों, जो एग्जाम में हाल में पूछा गया था। ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक जो आधार वर्ष, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कितना है? तो आधार वर्ष है वो 1999-2000 है। तो कौन सा आधार वर्ष है भाई? 1999-2000 वो थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है साथियों। वर्ष 2023 में 387.90 से बढ़कर वर्ष 2024 में 394.68 हो गया, जो कि 1.75% की है वो यहाँ पर वृद्धि हुई है थोक मूल्य सूचकांक के अंदर। याद रखना, यह आपको ध्यान है रखना है। इसके अलावा ये आपको याद नहीं करना, ये अपने भारत का आ गया। इसके अलावा ये भी आपको नहीं, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि कुल कितना है? 394। कितने की वृद्धि हुई है? जो अभी हमने देखी है 1.75% की वो वृद्धि हुई है थोक मूल्य सूचकांक के अंदर। ये आपको ध्यान है रखना है। फिर उसके बाद में बात करते हैं थोक मूल्य सूचकांक का अगर भारांक की बात करें, भार की, तो यहाँ पर 30.163। वर्ष 2301 है ये, 301.63। ठीक है। 2023 में थोक मूल्य सूचकांक 403.92 था, जो कि 4.39% की वृद्धि के साथ वो 421.67 हो गया है। तो ये भी आपसे वो आपको याद रखना है 467। ठीक है। भारांक आपसे पूछा जा सकता है। ये मोटिवेशन, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे पैर चूमेगी, आज नहीं तो कल, लेकिन हिम्मत नहीं मारनी है आपको। हिम्मत वो हारनी नहीं है साथियों। जब तक है वो तोड़ेंगे नहीं, तब तक वो छोड़ेंगे नहीं। ये आपके अंदर वो जुनून है वो होना चाहिए। आगे देखिएगा, अब अपना थोक मूल्य सूचकांक हमने देख लिया, जो प्रतिवर्ष है यानी कि मासिक आधार पर जारी किया जाता है साथियों। मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है। 154 वस्तुएं इसके अंदर है वो शामिल की जाती है। ये आपको ध्यान है रखनी है। फिर अब बात करते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसका आधार वर्ष कितना है? वर्ष 2016। जबकि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है वो 1999-2000 था। ये भी आपको ध्यान है रखना है। और इसका आधार वर्ष, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कितना है? 2016 है। जारीकर्ता कौन है? श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ के द्वारा है वो जारी किया जाता है साथियों, याद रखना। और यह सूचकांक भी प्रति माह जारी किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। तो यह सूचकांक भी क्या किया जाता है? प्रति माह वो जारी किया जाता है। सितंबर 2020 से नई श्रृंखला में श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ के द्वारा आधार वर्ष 2016 के अनुसार अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर के अंदर से आंकड़े वो लिए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नवीन श्रृंखला में अजमेर के स्थान पर अलवर केंद्र को है वो सम्मिलित किया गया। तो आपको पता होना चाहिए साथियों, पहले जो अपने किसको शामिल किया गया था? अजमेर था। अब है वो अजमेर के स्थान पर वो अलवर को है वो यहाँ पर शामिल कर लिया गया है इसके अंदर उपभोक्ता अपने मूल्य सूचकांक के अंदर। ठीक है। अगर बात करें तो इस सूचकांक में देश भर के 88 औद्योगिक केंद्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वो तैयार किया जाता है, जिसमें से राजस्थान के 3 केंद्र है। तो देश के अंदर कितने? 88 औद्योगिक केंद्रों से है वो यहाँ पर आंकड़े प्राप्त कर थोक मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है। और राजस्थान से अलवर,
भीलवाड़ा और जयपुर, ये 3 केंद्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार वो क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अलवर आपको याद रखना है, जो अजमेर के स्थान पर वो शामिल किया गया है साथियों, नवीनतम जिला। ठीक है, उसके बाद में अगर यहाँ से वृद्धि पूछी जा सकती है तो देखिएगा, नवंबर 2024 तक उपभोक्ता मूल्य के सामान्य सूचकांक में गत वर्ष 2023 की तुलना में अलवर केंद्र से 4.47% की वृद्धि हुई है, भीलवाड़ा केंद्र पर 1.06% की वृद्धि हुई है और जयपुर केंद्र से 0.79 यानी कि प्रतिशत की यहाँ पर वृद्धि हुई है साथियों। जो अखिल भारत पर वो 3.67% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पर वृद्धि हुई है। इसके अलावा ये यहाँ से एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को 4 श्रेणियों में जारी किया जाता है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को कितनी श्रेणियों में जारी किया जाता है? 4 श्रेणियों में जारी किया जाता है। औद्योगिक श्रमिकों हेतु 2016 इसका आधार वर्ष है और किसके द्वारा जारी किया जाता है? श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ के द्वारा। यानी कि शुरुआत के जो ये तीनों आपको याद रखना है, औद्योगिक श्रमिक हेतु, कृषि श्रमिकों हेतु और ग्रामीण श्रमिकों हेतु, ये चंडीगढ़ के द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन आधार वर्ष आपको है वो औद्योगिक श्रमिकों का है वो 2016 याद रखना है। बाकी कृषि श्रमिकों का और ग्रामीण श्रमिकों का है वो आधार वर्ष 1986-87 है और ग्रामीण एवं शहरी संयुक्त का है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है, जिसका आधार वर्ष है वो यहाँ पर बात करें तो 2012 है, जो आपको याद है रखना है। उसके बाद में अब अपना हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राजस्थान के कृषि व उसके संबंधित क्षेत्र। तो देखिएगा आप, राजस्थान में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र हम देखने वाले हैं। उससे पहले हमने साथियों क्या देख किया है? हमने देख लिया है GSDP, हमने देख लिया है GSDP देख ली। इसके अलावा NSDP देख ली। इसके अलावा पर कैपिटल इनकम हमने देख लिया। इसके अलावा वूल प्राइस इंडेक्स हमने देख लिया और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमने देख लिया और जिला के अकॉर्डिंग हमने घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय हमने अच्छे से वो देख लिए साथियों। अब हम चर्चा करते हैं कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा, स्थिर मूल्य पर अगर आपसे पूछा जाए वर्ष 2024-25 में वर्ष 2023-24 की तुलना में जो कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का वृद्धि दर कितना यहाँ पर अनुमानित है, तो 5.05%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। तो 5.05% है वो वृद्धि दर है वो यहाँ पर अनुमानित है साथियों, पिछले वर्ष की तुलना में। इसके अलावा अगर बात करें, मतलब वृद्धि हुई है, ये तो वृद्धि हुई है। ठीक है, इसके अलावा आगे देखें तो राज्य के कुल राज्य सकल मूल्यवर्धन जो हमने GSVA जो पीछे देखा था में स्थिर मूल्यों पर कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, तो 26.54% है। याद रखना, 26.54% है। कितने प्रतिशत है स्थिर मूल्य पर अपना जो योगदान कृषि क्षेत्र का? 26.54%। जबकि हमने प्रचलित पर देखा था साथियों, जो वृद्धि हो गई थी 26 से 92 की। ठीक है, अब देखिएगा प्रचलित मूल्य की अगर बात कर लेते हैं, तो प्रचलित मूल्यों पर अगर देखें तो वर्ष 2024-25 में वर्ष 2023-24 की तुलना में वृद्धि कितनी हुई है? 11.44% की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 11.44% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। इसमें अगर बात करें तो राज्य के कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित मूल्यों पर कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? 26.92% का योगदान है। याद रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो आपको याद रखनी है, ये स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर 5.5% है। ठीक है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखिएगा, कृषि की हमने चर्चा की है। किसकी चर्चा की है साथियों? कृषि की। स्थिर मूल्य पर हमने कितना देखा था? 26.54% है वो योगदान है कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का, जिसमें से प्रचलित मूल्य पर कितना है? 26.92% है। ये डाटा आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसमें जो वृद्धि दर थी वो कितनी थी साथियों? याद रखना, 5.05%। और इसमें जो वृद्धि थी वो साथियों 11.44% थी। ये आपको ध्यान रखना है, नोट डाउन है वो दिमाग में कर लेना है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के 4 उप क्षेत्र हैं वो उनका योगदान। तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अपने आर्थिक समीक्षा के तहत है वो कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में 4 उप क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पशुधन, फसल, वानिकी और मत्स्य, ये 4 है वो साथियों कृषि की क्या है? 4 उप क्षेत्र हैं, याद रखना। तो अब इनका योगदान भी है वो एग्जाम में सीधा सीधा आपसे है वो पूछा जाएगा। तो कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के उप क्षेत्रों का
प्रचलित मूल्यों पर योगदान की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा है वो किसका योगदान है? पशुधन का है। सबसे ज़्यादा किसका भाई? पशुधन का योगदान है वो सबसे ज़्यादा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, छपने वाला क्वेश्चन है। 46.77% है। कितना है? 46.77% के साथ पशुधन 1 नंबर पर है। 2 नंबर पर योगदान किसका है? तो फसल का है 46.17%। और 3 नंबर पर वानिकी 6.56% है। और मत्स्य की अगर बात करें तो 0.51%। ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर वृद्धि दर की बात करें तो किसमें वृद्धि हुई है? मत्स्य के अंदर वो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे योगदान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में योगदान की बात करें तो किसका है? पशुधन का 1 नंबर पर, 2 नंबर पर फसल, और 3 नंबर पर वानिकी, और 4 नंबर पर मत्स्य। ठीक है। इसके अलावा ये आपसे अगर पूछा जाए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के उप क्षेत्रों का कुल जीएसबी में प्रचलित मूल्यों पर योगदान की बात करें तो पशुधन का 12.59% है, फसल का है वो 12.43% है, और वानिकी का 1.77% और मत्स्य का वो 0.14% है। वो ये याद रखना प्रचलित मूल्य पर जीएसवी ए के अंदर। ठीक है। जबकि ये साथियों एग्जाम में आपको है वो ये डाटा अच्छे से है वो नोट कर लेना है, एग्जाम में सीधा है वो पूछा जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा खाद्यान्न की बात कर लेते हैं। कृषि के अंदर अब खाद्यान्न की बात कर लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन है, संभावना पूछने की पूरी पूरी है साथियों। कुल खाद्यान्न आपसे पूछा जाएगा, या तो इसमें वृद्धि पूछी जा सकती है या फिर इसमें कुल खाद्यान्न पूछा जा सकता है। तो वर्ष 2024-25 में राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन 267.67 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है। तो यहाँ पर कितना? 267.67 लाख मीट्रिक टन होने की वो संभावना है साथियों, जो गत वर्ष यानी पिछले वर्ष 2023-24 की तुलना में जो कितना था, गत वर्ष में कितना था? 241.86 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 10.67% है वो साथियों यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई है। तो याद रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है अपने आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 267.67 लाख मीट्रिक टन, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 10.67% की वृद्धि है वो यहाँ पर अनुमानित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें से अगर बात करें तो खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन की अगर बात करें तो खरीफ का कितना योगदान है? तो 103.71 लाख मीट्रिक टन है, और जो कि पिछले वर्ष कितना था? 91.40 लाख मीट्रिक टन था, जिसकी तुलना में 13.47% है वो अधिक वो यहाँ पर साथियों अनुमानित है। जबकि रबी की बात करें तो रबी का जो उत्पादन है वो कितना है? रबी खाद्यान्न का उत्पादन है वो 163 है। ठीक है। तो अगर आप इनको आप साथियों ऐड करोगे ना, यानी कि जोड़ोगे किसको? 103.71 और 163 को आप जोड़ोगे तो 267.67 लाख मीट्रिक टन है वो यहाँ पर आता है। तो ये आपको ध्यान रखना, रबी और खरीफ का उत्पादन का योगदान। ठीक है। उसके बाद में अनाज से आपसे इतना कोई खास है वो नहीं पूछा जाएगा। अनाज की अगर बात करें तो इतना ध्यान रखना 81.98 लाख मीट्रिक टन है वो अनुमानित है अनाज का उत्पादन, याद रखना। आपसे दलहन पूछी जा सकती है। तो रबी दलहन की अगर बात करें तो साथियों वर्ष 2024-25 में रबी दलहन की अगर बात करें तो उत्पादन 26.11 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है, जो पिछले वर्ष की तुलना में पिछले वर्ष कितना हुआ था? 19.89% अपने लाख मीट्रिक टन की तुलना में 31.27% की वृद्धि है वो दर्शाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये खरीफ दलहन है जो ये भी 61 सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्शा रहा है, 61.56% की वृद्धि है वो दर्शा रहा है। कितना अनुमानित है? खरीफ दलहन 21.73 लाख मीट्रिक टन, जो पिछले वर्ष हुआ था 13.45 लाख मीट्रिक टन। इसके अलावा तिलहन आपसे पूछे तो तिलहन आपको याद रखना है 96.17 लाख मीट्रिक टन है, जो पिछले वर्ष कितना हुआ था? 101.22 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 4.99% की वो कमी है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी कुल तिलहन के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना। फिर गन्ना की अगर बात करें तो वर्ष 2023-24 में 3.63 लाख मीट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2024-25 में 4.40 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है, जो कि 21.21% की वृद्धि है वो यहाँ पर गन्ने के अंदर वो दर्शाई गई है। ठीक है। और कपास की अगर गांठों की अगर बात करें तो
2024-25 में कपास का उत्पादन 18.45 लाख गांठे उत्पादित होने की संभावना है, जो कि अगर बात करें तो पिछले वर्ष 2023-24 में यह उत्पादन 26.21 लाख गांठे था, जो 29.61% की है वो यहाँ पर कमी दर्शाता है। तो कपास के अंदर है वो साथियों कमी हुई है वो दिखाई गई है, क्योंकि इस बार है वो 18.65 लाख गांठे का उत्पादन होगा, जो पिछले वर्ष 26.21 लाख गांठे का उत्पादन किया गया था, जो 29.61% की वो यहाँ पर कमी है वो देखने को मिलेगी। अब इस स्लाइड को आपको है वो दिमाग में बिठा लेना भाई, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछा ही जाएगा, कोई दुनिया की ताकत है वो यहाँ से नहीं रोक सकती साथियों इस क्वेश्चन को पूछने से। फसल उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान व प्रतिशत में योगदान। तो अब आपको ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम स्थान की बात करें, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान, तो राजस्थान का है वो किस फसल उत्पादन के अंदर वो प्रथम स्थान है, तो राई व सरसों के अंदर पहला स्थान है राजस्थान का पूरे भारत के अंदर। और पूरे भारत की अगर बात करें उत्पादन में से मात्र राजस्थान केवल है वो 46.13% उत्पादन अकेला राजस्थान है वो राई और सरसों का उत्पादन करता है। बाजरे के उत्पादन की बात करें तो 44.66% देश के अंदर राजस्थान है वो बाजरा का उत्पादन करता है, एक नंबर पर है। राई सरसों में एक नंबर पर, प्रतिशत भी आपको याद रखना है, बाजरा में राजस्थान एक नंबर पर है, कुल तिलहन में एक नंबर पर, पोषक अनाज और ग्वार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्वार जो 90.36% केवल राजस्थान उत्पादन करता है ग्वार का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 फसल आपको याद रखनी है, राई सरसों 46.13%, बाजरा 44.66%, कुल तिलहन 22.78% और पोषक अनाज 15.66% और ग्वार 90.36% के साथ वो राजस्थान पहले स्थान पर है देश के अंदर। दूसरा स्थान किस में है राजस्थान का, मूंगफली के अंदर, मूंगफली में दूसरा स्थान है, जबकि पहला स्थान गुजरात का है, 18.76% है वो कुल भारत के मूंगफली उत्पादन का राजस्थान है वो उत्पादन करता है 18.76%। तीसरा स्थान राजस्थान का किस किस में है, तो ज्वार में तीसरा स्थान है, चना के अंदर तीसरा स्थान है, और कुल दलहन में राजस्थान का तीसरा स्थान है, और सोयाबीन में है वो राजस्थान का तीसरा स्थान है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ज्वार, चना, कुल दलहन और सोयाबीन में राजस्थान का तीसरा स्थान है, मूंगफली में दूसरा स्थान है, राई सरसों बाजरा कुल तिलहन और पोषक अनाज और ग्वार के अंदर है वो राजस्थान का पहला स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपसे पूछी जा सकती है साथियों प्रचलित जोत धारक, उसके बाद में क्या पूछी जा सकती है, प्रचलित जोत धारक। तो देखिएगा, राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख है। कितनी है, 76.55 लाख है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कितने की वृद्धि हुई है, 11.14% की वो यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलती है अपने कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या के अंदर, ठीक है। 2015-16 के अकॉर्डिंग कितनी है भूमि जोतों की संख्या, तो याद रखना 76.55 लाख है। वर्ष 2015-16 के अनुसार कुल जोतों का क्षेत्रफल कितना है, 208.73 लाख हेक्टेयर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लेना भाई इसको। तो अपने कुल जोतों का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल पूछे तो कितना है, याद रखना 208.73 लाख हेक्टेयर है, जबकि जोतों की संख्या पूछे 2015-16 के अकॉर्डिंग तो 76.55 लाख है। जो वृद्धि कितनी की हुई है, 11.14% की जोतों की संख्या में वृद्धि हुई है, जबकि जोतों के क्षेत्रफल में क्या हुई, कमी हुई है, क्योंकि 2010-11 में कुल जोतों का क्षेत्रफल 211.30 लाख हेक्टेयर था, और इस बार है वो 2015-16 में कितना है, 208 है। तो यानी 211 से 208 में क्या हुई है, कमी हुई है, अर्थात जोतों के कुल क्षेत्रफल में 1.24% की वो कमी दर्ज है वो हुई है साथियों जोतों के क्षेत्रफल में, ठीक है। जबकि जोतों की संख्या में वृद्धि हुई है 11.14% की। अब जोतों का हम वर्गीकरण कर लेते हैं, जो एग्जाम में आपसे वो पूछा जाएगा। जोतों का वर्गीकरण की अगर बात करें तो जोतों का प्रारूप, क्षेत्रफल और कुल जोतों का मतलब प्रतिशत में योगदान। तो सीमांत क्षेत्र, सीमांत जो मतलब जोत, सीमांत किसान किसे कहेंगे, सीमांत जोत किसे कहेंगे, जो 1 हेक्टेयर से कम भूमि के जो मतलब किसान हैं या फिर जोत है वो क्या है साथियों, सीमांत जोतों के अंदर आते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा योगदान है 40.12% का है। लघु जो 1 से 2 हेक्टेयर है 21.90% है, और अर्ध मध्यम जो 2 से 4 हेक्टेयर के हैं 18.50%, और मध्यम की बात करें तो 4 से 10 हेक्टेयर 14% का योगदान है इन जोतों का। और वृहद जो अगर बात करें जोतों की बात करें तो वृहद जोत जो 10 हेक्टेयर से अधिक है
वो कितने प्रतिशत है, तो 4.69% है वो है साथियों, याद रखना। तो सबसे कम कौन से हैं, वृहद है, सबसे ज़्यादा वो सीमांत साथियों जोत हैं, और इनका योगदान सबसे ज़्यादा सीमांत का है, सबसे कम है वो वृहद का है। अब जोतों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखने हैं। जोतों की संख्या में कितने की वृद्धि हुई है, 11.14% की वृद्धि हुई है, याद रखना, ठीक है, क्योंकि टोटल 76.55 लाख जोत है। बड़े आकार के जोतों की संख्या में 11.14% की क्या हुई है, कमी हुई है वृहद जोतों की संख्या में। सीमांत, लघु, अर्धमध्यम और मध्यम जोतों की संख्या में वृद्धि हुई है। सीमांत जोतों की संख्या में सर्वाधिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 22.30% की वृद्धि हुई है, और सीमांत जोतों का योगदान कितना है, 40.22% है, याद रखना। इसके अलावा जोतों के क्षेत्रफल में क्या हुई है, कमी हुई है, 1.24% नकारात्मक है वो वृद्धि देखने को मिलती है, नकारात्मक हुई है साथियों वृद्धि। और वृहद आकार के जोतों के क्षेत्रफल में माइनस यानी कि कमी हुई है, नकारात्मक यानी कि कमी हुई है, 13.20% की सर्वाधिक नकारात्मक वृद्धि वो देखने को मिलती है वृहद आकार के जोतों में, ठीक है। वृहद आकार का जोत किसे कहेंगे, जिसको 10 हेक्टेयर से अधिक जो हेक्टेयर के अंदर जोत आते हैं वो, याद रखना, जो 4.86% ही है। सीमांत जोतों के क्षेत्रफल में सर्वाधिक 19.79% की वो वृद्धि हुई है साथियों। तो ये अपने को जोत है वो याद रखने, कुल जोतों की संख्या। अब यहाँ से आपसे पूछी जा सकती है महिला प्रचलित जोत धारक। तो महिला प्रचलित जोत धारक की अगर बात करें तो राज्य में कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 7.75 लाख है। कितनी है, 7.75 लाख है, जो कि वर्ष 2010-11 में यह संख्या 5.46 लाख थी। अर्थात महिला भूमि जोतों की संख्या में 41.94% की वृद्धि हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। तो 41.94% की वृद्धि हुई है, क्योंकि साथियों 2010-11 में कितना था, 5.54 लाख जोत थे, महिला भूमि जोत, जो कि 2015-16 में कितनी है, तो 7.75 लाख महिला भूमि जोतों की संख्या है, जो 41.94% की वृद्धि है वो देखने को मिली है। वर्ष 2015-16 में महिला भूमि की जोतों का क्षेत्रफल कितना है, 16.55 लाख है, याद रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 16.55 लाख है वो क्या है, महिला भूमि जोतों का क्षेत्रफल है। जबकि संख्या की अगर बात करें तो भूमि जोतों की संख्या कितनी है, वर्तमान में 7.75 लाख है 2015-16 के अकॉर्डिंग। राज्य में वर्ष 2010-11 में महिला भूमि जोतों का क्षेत्रफल 13.30 हेक्टेयर था, जो अब कितना हो गया है, 16.55 लाख हेक्टेयर हो गया है। अर्थात महिला भूमि जोतों के कुल क्षेत्रफल में 24.44% की वृद्धि है वो हुई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात है वो आपको है वो साथियों क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने आगे। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, पुरुष जोत का औसत आकार कितना है, 2.78 हेक्टेयर, कितना है, 2.78 हेक्टेयर है। जबकि महिला जोत का औसत आकार कितना है, 2.13 हेक्टेयर। जबकि कुल जोतों का औसत आकार कितना है, 2.73 हेक्टेयर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 2.73 हेक्टेयर है वो साथियों क्या है, कुल औसत आकार है जोतों का। जबकि महिला जोत का औसत आकार 2.13 हेक्टेयर है, और जबकि पुरुष जोत का औसत आकार है वो 2.78 हेक्टेयर है। ये भी आपको ध्यान है रखना है। आगे देखिएगा, अब नेक्स्ट अपना आ गया टॉपिक है वो राजस्थान में उद्योग क्षेत्र। तो हमने कृषि क्षेत्र को अच्छे से देख लिया साथियों। अगर वास्तव में सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्लास को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को वो दबा कर शेयर कीजिएगा अपने छोटे बड़े भाई बहनों को। और पहली बार अपने परिवार के साथ जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना भी न भूलें, ठीक है। तो देखिएगा, उद्योग क्षेत्र की अब चर्चा कर लेते हैं हम। स्थिर मूल्य की बात कर लेते हैं। तो स्थिर मूल्य 2011-12 पर अगर बात करें तो राज्य में कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है, 28.39% है, जो हमने शुरुआत में देखा था साथियों। तो कितना है, 28.39% है वो क्या है, उद्योग के अंदर, स्थिर मूल्य के अंदर उद्योग का योगदान है। जबकि प्रचलित में है वो साथियों घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 27.16% हो जाएगा, जो यानी कि उद्योग के अंदर वो कमी देखने को मिलती है। और स्थिर मूल्यों पर अगर बात करें तो वर्ष 2024-25 में वर्ष 2023-24 की तुलना में वृद्धि दर कितनी है, 5.77% है स्थिर मूल्य के अंदर, ठीक है।
आगे देखिएगा, प्रचलित मूल्य की अगर बात करें तो प्रचलित मूल्यों पर है वो उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है, 27.16% है, याद रखना, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, 7.56% की वो वृद्धि यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद में अगर बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र के उप क्षेत्रों का कुल GSVA में योगदान, तो औद्योगिक क्षेत्र के उप क्षेत्रों का कुल GSVA में योगदान की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा योगदान विनिर्माण का है। औद्योगिक क्षेत्र के अंदर भी अगर बात करें तो विनिर्माण का सबसे ज़्यादा योगदान है 11.58%। फिर निर्माण का है तो याद रखना, निर्माण शब्द बड़ा या फिर विनिर्माण, तो सबसे बड़ा किसका है, कौन सा शब्द है, विनिर्माण, तो यानी विनिर्माण का योगदान सबसे ज़्यादा है। फिर निर्माण का है 9.47%, और फिर खनन एवं उत्खनन का है 3.33% है, और विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी वस्तुएं 2.81% का योगदान है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, औद्योगिक क्षेत्र के उप क्षेत्रों में की अगर बात करें तो विनिर्माण का सबसे ज़्यादा योगदान, 2 नंबर पर वो निर्माण का योगदान है। फिर उसके बाद में देखिएगा, औद्योगिक क्षेत्र के उप क्षेत्रों का प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2024-25 के अग्रिम अनुमानों में योगदान की अगर बात करें तो विनिर्माण का 42.62% योगदान है। निर्माण का है वो अगर बात करें तो अग्रिम अनुमानों की अगर बात करें तो साथियों 34.88% है, और खनन और एवं उत्खनन में 12.15% है, ठीक है, जबकि ये 19 ये आपको विनिर्माण और निर्माण आपको अच्छे से याद है रखना है, इनका योगदान है वो ज़्यादा है। उसके बाद में तो ये अपना उद्योग क्षेत्र है। उद्योग क्षेत्र के बारे में अगर हमने चर्चा करें तो आपको मैं फिर बता देता हूँ साथियों, 28.39% का योगदान है स्थिर मूल्य पर, जबकि 27.16% का योगदान है प्रचलित मूल्य पर। और इसके उपक्षेत्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा उपक्षेत्र में विनिर्माण का योगदान है, 2 नंबर पर वो निर्माण का योगदान है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान में सेवा क्षेत्र, तो सेवा क्षेत्र की हम चर्चा कर लेते हैं। स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2024-25 में वर्ष 2023-24 की तुलना में वृद्धि कितनी हुई है, स्थिर मूल्य पर वृद्धि हुई है साथियों सेवा क्षेत्र में 7.38% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की, 7.38% की। जबकि योगदान की बात करें तो स्थिर मूल्य पर है वो सेवा क्षेत्र का योगदान वो 45.07% है। कितना प्रतिशत है, 45.07% है। ये उद्योग नहीं आएगा, यहाँ पर क्या नाम आएगा, सेवा क्षेत्र, ठीक है। तो सेवा क्षेत्र का योगदान है वो स्थिर मूल्य पर कितना है साथियों, तो 45.7% का है, याद रखना। अब बात कर लेते हैं प्रचलित मूल्य पर, तो प्रचलित मूल्य पर सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है, तो याद रखना 45.92% है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि कितने वृद्धि हुई है, 12.2% या 12.3% हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान है रखना है। उसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेनी है। सेवा क्षेत्र के उप क्षेत्रों का कुल GSVA में योगदान की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र में योगदान किसका है, व्यापार, मरम्मत, होटल यानी होटल का, और जलपान गृह 12.78%। फिर 2 नंबर पर परिवहन 4.77%, और वित्तीय सेवाएं 5.03%, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा आपको ये लाइन अच्छे से याद रखनी है, व्यापार, मरम्मत, होटल, जलपान गृह का वो सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान है। फिर परिवहन, वित्तीय, और ये अपने याद रखना। उसके बाद में अगर बात करें, ये हमने GSV के योगदान के अंदर देख लिया। अब प्रचलित मूल्य पर योगदान की अगर बात करें तो सेवा क्षेत्र के उप क्षेत्रों का प्रचलित मूल्य पर योगदान की अगर बात करें तो व्यापार, होटल एवं जलपान का सबसे ज़्यादा है, 27.83% है। परिवहन, भंडारण एवं संचार का वो 10.39% है। वित्तीय सेवा का वो 10.96% है, ठीक है। ये और बाकी आप वो देख लेना, ठीक है। उसके बाद में आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा निर्यात। तो हमने क्या देख लिया, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। अब हम निर्यात क्षेत्र की हम चर्चा कर लेते हैं, निर्यात के बारे में। तो वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य का कुल निर्यात कितना भाई, 83,704.24 करोड़ रुपए है वो हुआ है। 2023-24 के दौरान राज्य का कुल निर्यात कितना हुआ है, 83,704.24 करोड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन आपको अच्छे से वो याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, निर्यात वाली वस्तु में अगर बात करें तो राजस्थान से निर्यात होने वाली सबसे ज़्यादा वस्तुएं की अगर बात करें तो अभियांत्रिकी वस्तुएं, जो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वस्तु नहीं होती क्या,
अभियांत्रिकी वस्तुएं, जो 19.82% वस्तुएं वो निर्यात होती है राजस्थान से, याद रखना। सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाली वस्तुएं अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं हैं। फिर 2 नंबर पर वो रत्न और आभूषण, रत्न है आभूषण 13.36%। फिर धातु की बात करें तो 11.78%। फिर 4 नंबर पर आता है कपड़ा, 10.54% वो निर्यात होता है राजस्थान से। और फिर 5 नंबर पर आता है हस्तशिल्प, 9.54%। ये पांचों तो आपको वो अच्छे से याद रखनी है। तो अभियांत्रिकी वस्तुएं, रत्न आभूषण, धातु, 4 नंबर पर कपड़ा और 5 नंबर पर हस्तशिल्प, ये टॉप 5 जो वस्तुएं जो राजस्थान से क्या होती है, निर्यात होती है। उसके बाद में कृषि एवं खाद्य पदार्थ, 7 नंबर पर रसायन, 8 नंबर प्लास्टिक और लिनोनियम और आयामी पत्थर और खनिज। ठीक है, तो ये टॉप 5 आपको याद रखनी है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिएगा, हर संभव कार्य करने का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत, तब जाकर वो सफलता मिलती है साथियों। तो आप भी वो कड़ी मेहनत कीजिएगा, अपने सपने को साकार कीजिएगा। अब अपना नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो ऊर्जा, और ऊर्जा से साथियों आपके टॉपिक भी दे रखा है वैसे, और यहाँ से क्वेश्चन भी है वो भर भर कर पूछे जाएंगे। तो यहाँ से ऊर्जा से आप किससे है वो 2 क्वेश्चन है वो इसी स्लाइड से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको अच्छे से वो नोट डाउन करना है और अच्छे से ध्यान से आपको सुनना है। तो इसे PDF आपको प्रोवाइड अपने टेलीग्राम पर वो करवा दी जाएगी। दिसंबर 2024 तक राज्य में बिजली की स्थापित यानी अधिष्ठापित क्षमता कितनी है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 26,325.19 मेगावाट है वो साथियों। अगर बात करें तो दिसंबर 2024 तक है वो राज्य के अंदर है वो अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है, याद रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है, 26,325.19 मेगावाट है दिसंबर 2024 तक। ये डाटा आपको अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद में देखिएगा, राज्य की मार्च 2024 तक अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी, तो वो थी 24,783.64 मेगावाट थी, जो दिसंबर 2024 तक बढ़कर 26,325.19 मेगावाट हो गई थी। तो राजस्थान की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कितनी है वर्तमान में, दिसंबर 2024 तक जो अपनी आर्थिक समीक्षा के अंदर दे रखी है वो 26,325.19 मेगावाट है टोटल अधिष्ठापित क्षमता दिसंबर 2024 तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, दिसंबर 2024 तक राज्य सरकार की परियोजनाओं से स्थापित थर्मल क्षमता कितनी है, तो राज्य सरकार की जो परियोजनाओं से स्थापित थर्मल क्षमता है वो कितनी है, 7,830 मेगावाट है वो साथियों दिसंबर 2024 तक वो राजस्थान में स्थापित थर्मल क्षमता है, यह आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिएगा, राजस्थान में दिसंबर 2024 तक सौर ऊर्जा क्षमता 5,482.66 मेगावाट है वो हो गई है। तो राजस्थान में दिसंबर 2024 तक है वो सौर ऊर्जा क्षमता कितनी, 5,482.66 मेगावाट है वो साथियों हो चुकी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि राज्य की पवन ऊर्जा क्षमता दिसंबर 2024 तक कितनी है, 4,414.12 मेगावाट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आंकड़े साथियों सीधे की सीधे एग्जाम में आएंगे। तो पवन ऊर्जा क्षमता दिसंबर 2024 तक कितनी है, 4,414.12 मेगावाट है। जबकि दिसंबर 2024 तक पवन ऊर्जा क्षमता कितनी है हो चुकी है, तो 5,482। राज्य में दिसंबर 2024 तक कुल 5,209 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। तो साथियों ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, अभी तक है वो पवन ऊर्जा संयंत्र कितने स्थापित हो चुके हैं, 5,209 मेगावाट क्षमता के, लेकिन अभी तक है वो उत्पादन की बात करें तो कितनी हुई है पवन ऊर्जा क्षमता, 4,414 मेगावाट का अभी उत्पादन हो रहा है। जबकि स्थापित कितनी की जा चुकी है, 5,209 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं राजस्थान में पवन ऊर्जा के। राज्य में दिसंबर 2024 तक बायोमास ऊर्जा क्षमता 124.85 मेगावाट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बायोमास क्षमता की बात करें ऊर्जा क्षमता की दिसंबर 2024 तक 124.85 मेगावाट है, यानी 124 मेगावाट है। राज्य में दिसंबर 2024 तक 128.85 मेगावाट क्षमता के 14 बायोमास संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। तो यहाँ पर बात करें तो 128 मेगावाट
के कितने 14 संयंत्र बायोमास संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें से 124 मेगावाट 124.85 मेगावाट क्षमता है वो उत्पादित हो रही है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में दिसंबर 2024 तक पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा को मिलाकर कुल स्थापित क्षमता 37.59% है वो साथियों हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता कितनी है, जो अगर बात करें तो साथियों 37.59% भाग है कुल ऊर्जा क्षमता का। ठीक है, राज्य में ये तो आपको इतना याद नहीं रखना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपको याद रखनी है। राजस्थान की कुल ऊर्जा जो उपलब्धता में वर्ष 2020-21 से 2023-24 के बीच 27.87% की है साथियों क्या हुई है, वृद्धि हुई है कुल ऊर्जा उपलब्धता के अंदर, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राज्य में दिसंबर 2024 तक रूफटॉप संयंत्रों एवं ऑफ ग्रिड संयंत्रों के अलावा 22,676 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र भी है वो स्थापित किए जा चुके हैं, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दिसंबर 2024 तक 43,965 गांवों को विद्युत से जोड़ा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधा यह आंकड़ा पूछा जाएगा कि अपनी आर्थिक समीक्षा 2024-25 है उसके अकॉर्डिंग दिसंबर 2024 तक है वो कितने गांवों को विद्युत से जोड़ा जा चुका है, तो 43,965 गांवों को है वो विद्युत से जोड़ा जा चुका है। साथियों जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। तो साथियों हारना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये आपके अंदर जिद और जुनून है वो होनी चाहिए साथियों। इसके अलावा और देखिएगा ऊर्जा के बारे में, दिसंबर 2024 तक 22,657 उपभोक्ताओं के लिए 111.77 मेगावाट सोलर रूफटॉप क्षमता स्थापित की जा चुकी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सोलर रूफटॉप क्षमता कितनी स्थापित की जा चुकी है, 111.77 मेगावाट दिसंबर 2024 तक, कितने उपभोक्ताओं के लिए, 22,657 उपभोक्ताओं के लिए, याद रखना। वर्ष 2024-25 यानी दिसंबर 2024 तक किसानों को 72,300 यानी कि 373 कनेक्शन है वो दिए जा चुके हैं। तो 72,373 किसानों को वो यहाँ पर कृषि कनेक्शन है वो दिए जा चुके हैं, याद रखना। और राजस्थान में दिसंबर 2024 तक 196.22 लाख विद्युत उपभोक्ता हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना कुल उपभोक्ता कितने अपने राजस्थान के अंदर विद्युत उपभोक्ता, तो कुल विद्युत उपभोक्ता 196.22 लाख है दिसंबर 2024 तक, याद रखना। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है परिवहन। परिवहन की अगर बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन है, पहले तो देखिएगा कुल सड़क की लंबाई राजस्थान में कितनी है, 3,17,121 किलोमीटर है। कितनी है, 3,17,121 किलोमीटर है, जिसमें से राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे की बात करें तो 10,790 किलोमीटर है। राज्य मार्ग की बात करें, राज्य राजमार्ग की बात करें तो 17,376 किलोमीटर है। प्रमुख जिला सड़कों की बात करें तो 14,372 है। और अन्य जिला जो सड़क है वो 68,265 है। और ग्रामीण सड़कों की बात करें तो 2,06,318 किलोमीटर है, ये अपने सड़कें हैं। अब यहाँ पर देखिएगा मार्च 2024 तक राजस्थान का सड़क घनत्व कितना भाई, 92.66 किलोमीटर प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपको याद रखना है साथियों। तो 92.96 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के अंदर है वो साथियों, याद रखना, प्रति 100 जो किलोमीटर है उसमें से 92.96 किलोमीटर है यहाँ पर सड़क घनत्व है राजस्थान का, याद रखना। मार्च 2024 तक 39,408 गाँव सड़क से जुड़ चुके हैं, जो कि कुल गाँव का 91.09% है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक राजस्थान के कितने गाँवों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है, 39,408 गाँवों को जोड़ा जा चुका है। जबकि अभी मैंने आपको एक आंकड़ा बताया था कि 43,965 गाँवों को वो विद्युत से जोड़ा जा चुका है, याद रखना। और इसके अलावा जबकि 39,408 गाँवों को वो सड़क से जोड़ा जा चुका है, जो कि कुल गाँवों का 91% आता है। ठीक है, आगे देखिएगा राजस्थान में कुल सड़कों की लंबाई मार्च 2024 तक अगर देखें तो कितनी है, 3,17,121 किलोमीटर है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग कितने 10,790 किलोमीटर हैं।
राज्य राजमार्ग 17,376 किलोमीटर हैं और मुख्य जिला सड़कें कितनी हैं, तो इनकी लंबाई है वो 14,372 किलोमीटर की है और अन्य जिला सड़कों की लंबाई 68,265 किलोमीटर की है, जबकि ग्रामीण सड़कों की लंबाई है वो 2,06,318 किलोमीटर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अपने जिलों से संबंधित है। कुल जिले अपने सड़कें याद रखनी है, राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई याद रखनी है और कितने गांव हैं वो सड़कों से जोड़े जा चुके हैं और अपने घनत्व आपको 92.66 किलोमीटर वो याद रखना है। सॉरी, रेलवे की ओर बात कर लेते हैं। राजस्थान में रेल कार्यों के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में 9,959 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मार्च 2022 अंत तक राज्य में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है, 6,046 किलोमीटर थी, जो कि कुल भारतीय रेल मार्ग का है वो 68,043 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, 8.89% है। तो यानी कि राजस्थान के अंदर 6,046 किलोमीटर रेलवे लाइन है, जो पूरे भारत की कितने प्रतिशत है, 8.89% है साथियों, याद रखना। राजस्थान में कुल 5,703 रेल किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण हो चुका है, जो कि ब्रॉड गेज मार्ग का 97% है। तो यहाँ पर कितना याद रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 5,703 रेल किलोमीटर का है वो क्या हो चुका है, विद्युतीकरण हो चुका है। राजस्थान में 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, लगा लीजिएगा स्टार। 4 वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, जिनमें से एक तो अजमेर चंडीगढ़, एक जोधपुर साबरमती, एक उदयपुर सिटी से जयपुर और एक उदयपुर सिटी से आगरा कैंट। ये 4 आपको वो याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा एग्जाम में जा सकता है। तो 4 वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, अजमेर चंडीगढ़, जोधपुर साबरमती, उदयपुर जयपुर और उदयपुर आगरा। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट अपना है पर्यटन, और यहाँ से क्वेश्चन है वो साथियों पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिएगा, पर्यटन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। वर्ष 2024 में कुल 2,321.56 लाख पर्यटकों ने राजस्थान में भ्रमण किया। तो कितने पर्यटक आए थे, यानी कि 2,321 हम कह सकते हैं, या फिर 2,321.56 लाख पर्यटक वो राजस्थान में आए थे वर्ष 2024 में। इसमें अगर बात करें तो घरेलू पर्यटक है वो कितने हैं, 2,300, यानी कि 2,321 में से 2,300 है वो क्या है, अपने राष्ट्र घरेलू पर्यटक है देश के। जो सर्वाधिक कहाँ पर आए थे, सीकर के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सर्वाधिक घरेलू पर्यटक कहाँ पर आए, सीकर में आए, और ये एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कुल पर्यटक घरेलू कितने आए थे, 2,300, जिसमें सर्वाधिक सीकर में आए हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक है वो 20.72 लाख आए हैं और सर्वाधिक अमेरिका से आए हैं। कहाँ से आए हैं, अमेरिका के अंदर आए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सर्वाधिक कहाँ पर आए हैं, तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक है वो जयपुर के अंदर, फिर 2 नंबर पर उदयपुर में और 3 नंबर पर जोधपुर जिले में वो साथियों आए हैं। जबकि सर्वाधिक घरेलू पर्यटक सीकर में और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक है वो जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के अंदर वो आए हैं। और दिसंबर 2024 तक राज्य में कुल 39 फिल्मों की वो शूटिंग है वो साथियों हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा अपना मोटिवेशन। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, यह फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वह लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं साथियों। तो अपना हुनर है वो दिखाइएगा, मेहनत कीजिएगा और अपने सिलेक्शन को है वो साथियों साबित कीजिएगा, अपने सपने को साकार कीजिएगा। अब उसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक है साथियों खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। तो पर्यटन में देख लिया, घरेलू पर्यटक सबसे ज़्यादा सीकर में आए थे, टोटल 2,300 घरेलू पर्यटक है वो अपने आए थे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक है वो 20.72 लाख आए थे, सबसे ज़्यादा जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में आए थे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक, याद रखना। ठीक है, खनिज और तेल और प्राकृतिक गैस की अगर बात करें तो राजस्थान में कुल 81 प्रकार के खनिजों का भंडार है। कितने प्रकार का भाई, 81 प्रकार के खनिजों का भंडार राजस्थान के अंदर है, जिनमें से 58 खनिजों का क्या किया जाता है, खनन किया जाता है। कितना, 58 खनिजों का खनन है वो किया जाता है। राजस्थान में अगर बात करें तो सीसाजस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट का एकमात्र क्या उत्पादक राज्य राजस्थान है साथियों। तो यहाँ पर सीसाजस्ता के अंदर, सेलेनाइट के अंदर, वोलेस्टोनाइट के अंदर वो एकमात्र उत्पादक राज्य राजस्थान है। जबकि अगर बात करें तो राजस्थान है वो बोलकले, फास्फोराइट, गेरू, स्टीटाइट, फेल्सफॉर और फायर कले के राष्ट्रीय उत्पादन में क्या है, शीर्ष स्थान पर यानी टॉप के अंदर है, याद रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा भारत में कुल कच्चे तेल के उत्पादन में, तो कुल कच्चा तेल उत्पादन 29.36 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष। राज्य का योगदान लगभग 14.95% यानी कि 4.39 मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर है साथियों, यानी कि प्रतिवर्ष है, याद रखना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अपने देश के अंदर कुल जो कच्चा तेल का उत्पादन कितना होता है, 29.36 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष होता है, जिसमें से राजस्थान के अंदर कितना होता है, 4.39 मीट्रिक टन पर ईयर होता है, जो कि 14.95% है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम देख लेते हैं बैंकिंग क्षेत्र से अगर बात करें तो सितंबर 2024 तक कुल बैंक शाखाएं राजस्थान में कितनी है, 8,531 है। कितनी है भाई, 8,531 है। बस ये साथियों लास्ट स्लाइड है, उसके बाद में अपनी वो आर्थिक समीक्षा कंप्लीट हो जाएगी। जिसमें से अगर बात करें कुल बैंक शाखा कितनी है, 8,531 है, जिसमें से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कितने हैं, 4,271 हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वो 1,593 हैं। निजी क्षेत्र के बैंक वो 2,093 हैं और लघु वित्त बैंक वो 564 है। विदेशी बैंक याद रखना 7 हैं और भुगतान बैंक वो 3 हैं। कुल बैंक आपको याद रखने हैं, राजस्थान के अंदर बैंक शाखा है वो 8,531 है। नवंबर 2024 तक राजस्थान में 11,044 डाकघर थे। तो राजस्थान में डाकघर कितने थे भाई, 11,044 डाकघर थे, जिनमें से शहर के अंदर है वो 596, बाकी ग्रामीण के अंदर 10,448 डाकघर है साथियों। और टोटल डाकघर है वो अपने राजस्थान में 11,044 डाकघर है। तथा सितंबर 2024 तक राज्य में 6.59 करोड़ दूरसंचार ग्राहक यानी कि BSNL के कितने ग्राहक हैं अपने, 6.59 करोड़ हैं, याद रखना। ये अपनी लास्ट स्लाइड और लास्ट अपना टॉपिक राजस्थान SDG इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा साथियों, तो याद रखना भाई अच्छे से। तो देखिएगा, प्रथम संस्करण कब जारी किया गया था अपने राजस्थान SDG इंडेक्स का, 2020 के अंदर। नवीनतम संस्करण कौन सा, ये 5वां संस्करण है। 5वें संस्करण में 14 लक्ष्यों के 95 संकेतकों को वो शामिल किया गया है। SDG इंडेक्स जो अपना इसके अंदर है वो बात करें